मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ख़ारिश तो अब कम हो गई थी, लेकिन मेरा पेट फूलता जा रहा था। गांव में एक लेडी डॉक्टर ने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। मैं शाम को उस लेडी डॉक्टर के पास गई और अपना चेकअप करवाया। आगे से उस डॉक्टर ने ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरी रूह तक लरज़ गई। मैं घर वापस आ गई और कांपने लगी। मुझे बुखार चढ़ गया। सारी रात मैं बुखार में तपती रही। मैंने खुद को कंबल में छुपा दिया। जवान बेटे की शादी का शौक़ किस माँ के दिल में नहीं था। मेरे दिल में भी अरमान थे कि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूं, लेकिन मेरी ज़िद में आकर जो मेरे बेटे ने कदम उठाया था उसने मुझे लर्जा कर रख दिया। मेरा बेटा काम के लिए शहर जाता था, वहाँ से 1 महीने के बाद लौटता था, और इस बार जब लौटा तो अकेला नहीं था। हर महीने की 28 तारीख को वो घर लौटता था और आज 28 तारीख थी। मैं उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे की जानब लेपकी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सारी खुशियाँ उड़ान छू हो गईं। दरवाजे के सामने अपने बेटे के हाथ में किसी लड़की का हाथ देकर मैं शिशदा रह गई। एक खूबसूरत सी लड़की मेरे बेटे के हाथों में हाथ दिए, वो उसके कंधे के साथ नज़र झुकाए खड़ी थी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन मैं कुछ गलत सोचना नहीं चाहती थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया ये मेरी बीवी है। 25 साल जवान मर्द गबरू मेरा बेटा किसी गैर लड़की से पसंद का ब्याह चाहकर उसे घर ले आया था, और मैं सिर्फ उसका मुंह तकती रह गई। मैं तो इस अनजान लड़की को देखकर पहले हैरान हुई और फिर वावेला मचा दिया कि पता नहीं किसको उठा लाए हो। इसको निकालो मेरे घर से। इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये गैर लड़की, जो पता नहीं कौन है और कौन नहीं। मेरी बातें सुनकर मेरा बेटा और बहू दोनों ही परेशान हो गए। मेरे बेटे ने मेरी बहू को इशारा किया कि सामने वाले कमरे में जाओ। वो कमरा मेरे बेटे का ही था, तो वो लड़की चुपचाप सर झुकाए उस कमरे में चली गई। और फिर मेरे बेटे ने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा, अम्मी, मैं राबिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा इसे सिर्फ बनाया ही मेरे लिए गया है। रात बाद ज़ात नस्ल में क्या रखा है। उसके मुंह से नाम सुनकर ही मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस राबिया को कहीं गायब कर दूँ। लेकिन फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मेरे दिल में 100 अरमान थे, तुमने सारे बहा दिए। मैं इन्हें पूरा करना चाहती थी। मैं अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब का खून कर दिया। तो मेरा बेटा कहने लगा, अम्मी, अगर आपने राबिया को बहू तस्लीम ना किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अब मैं राबिया के बगैर नहीं रह सकता। अमजद की बातें सुनकर मैं सख्ते में आ गई। अमजद मेरा इकलौता बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे जिगर का टुकड़ा था। मैं उसे खुद से दूर कैसे कर सकती थी। 1 महीना वो घर से बाहर रहता तो मेरी जान सूली पे लटकी रहती, और अब तो वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था। तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और उससे कहा, तुम बस मुझे छोड़ कर ना जाना, और अब ब्याह कर ही लाए हो तो मेरे मानने या ना मानने से क्या हो जाएगा। अब बहू तो मेरी यही है। दिल नहीं चाहता था कि मैं इस गैर लड़की को अपनी बहू मानूं, लेकिन मैं बेटे के हाथों मजबूर थी। दिन गुजरते गए, मैंने देखा मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी, बाकी लड़कियों की तरह बेहद चालाक नहीं थी। मेरी बहू ने इस घर में आते ही अगले दिन घर के तमाम कामों में मेरी मदद करवाना शुरू कर दी। मेरा ख्याल रखना, अपने शोहर का ख्याल रखना, घर के हर काम काज में हाथ बटाना, यह सब आदत मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। अब तो दिल ही दिल में मैं अपने बेटे की पसंद को सराहा, जो इतनी अच्छी बहू और फरमाबरदार लड़की को पसंद करके ले आया था। मैं जब भी अपनी बहू को देखती मुझे मेरा माजी याद आ जाता। मेरे जहन में कुछ यादें नुमायाँ होने लगती और फिर मदम होकर ख़त्म हो जाती, और फिर मैं इन यादों को दिलो दिमाग के पर्दों से हटा देती, क्योंकि मैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहती थी। मेरे दिल ने राबिया को अपनी बहू तस्लीम कर लिया था। अब मैं उसका तारुफ पूरे ख़ानदान में करवाना चाहती थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले मेरे बेटे और बहू के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे, और ये बातें मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। खुद को इस तकलीफ़ से निजात देने के लिए मैंने अपने दिल में सोचा, दावत रख लेती हूँ घर में। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, इन सबसे अच्छा है कि अगर मैं अपनी बहू और बेटे का वलीमा धूमधाम से कर लूँ और अपने सारे अरमानों को पूरा कर लूँ। मैंने इस बारे में अपने बेटे से बात की। मेरी बात सुनकर वो भी खुश हो गया और कहने लगा, अम्मी, आपने तो आज दिल खुश कर दिया है।
बस आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सारी तैयारियां कर लूँगा। वलीमे की तारीख मुकर्रर करके हम लोग तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। मैंने अपने बेटे का वलीमा बहुत अच्छे से किया। मेरी बहू और बेटा दोनों ही बहुत खुश थे। अपने वलीमे पर दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरा बेटा तो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था और बहू चांद से उतरी हुई मासूम परी। तमाम गांव वालों ने बहुत तारीफ की, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये झूठी तारीफों के बल बांध रहे हैं, क्योंकि बाद में बुराइयां भी उन्हीं के मुंह से निकलती हैं। और वलीमे से पहले भी अगर कोई रिश्तेदार मेरे घर आता था तो वो 100 तरह की बातें बनाता था और मुंह बिगाड़ता था। वलीमे के बाद तो जैसे खुशियाँ मेरे आंगन में खिलने लगी थीं। अपनी बहू बेटे की खुशी में मैं बेहद खुश थी। वलीमे के तीसरे दिन मेरे बेटे ने मुझे कहा, अम्मी मुझे अब काम पर वापस जाना है 1 महीने के लिए, क्योंकि काम के बगैर गुजारा नहीं। मैंने भी कहा, हाँ बेटा जाओ और खैर खैरियत से वापस लौटना। मैंने सुना था मेरा बेटा अपनी बीवी को तलकीन कर रहा था कि वो मेरा बहुत सारा ख्याल रखे, और मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि मेरे बेटे को शादी के बाद भी माँ की परवाह थी। मुझसे दुआएं लेकर वो रुखसत हो गया। उसको गए 2 दिन हो गए थे और मेरी बहू ने अभी तक वलीमे वाला सूट पहना हुआ था। मैं हैरान थी कि 5 दिन से उसने ये सूट पहन रखा था। हालांकि इतना भारी नहीं था, लेकिन गैर आरामदाह ज़रूर था। पहले तो मैं खामोश रही, कुछ ना कहा। फिर जब 10 दिन गुजर गए तो मुझे उलझन होने लगी। गांव की औरतें देखती तो क्या सोचेंगी कि 10 दिन से एक ही सूट बहू ने पहन रखा है। वो नहाने चली जाती थी और नहाने के बाद भी वही सूट पहन लेती। मेरे घर में औरतों का आना जाना कम ही होता था, इसलिए इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे। आखिर मैंने तंग आकर बहू से कह डाला, देखो बहू, माना कि ये जोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि तुमने पिछले 12 दिन से इसे पहन रखा है। गांव की औरतें देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि हम तुम्हें ओढ़ने पहनने को नहीं देते। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं तुम्हें बनवा कर दे देती हूँ। मैंने राबिया से कहा तो मैंने महसूस किया उसकी शक्ल अजीब सी हो गई थी। मुझे जो जोड़ा पसंद है अम्मा, और मैं इसे तब्दील तब ही करूँगी जब मेरा दिल चाहेगा। ये बात करते हुए एकदम से राबिया के तेवर बदल गए और उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और थोड़ा गुस्से में लग रही थी। वह कहकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद किया तो मुझे बेहद अजीब लगा। मैं उसे जितना मासूम समझ रही थी वह इतनी मासूम थी नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत मेरे सामने आने लगी थी। मैंने सिर्फ जोड़ा तब्दील करने को कहा और उसने मुझसे बातचीत ही बंद कर दी थी। वो घर का काम अब वो भी करती थी, लेकिन मूड हर वक्त ख़राब किए रखती। शायद वो इस वजह से ऐसा करती थी कि मैं इससे कोई सवाल जवाब न करूं। मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद मैं भी इससे बात नहीं करूंगी। अमजद आएगा तो इसकी शिकायत लगाऊंगी, लेकिन इस मरतबा अमजद को छुट्टियां नहीं मिली। उसने आने में देर लगा दी। उसने फ़ोन करके कहा वह इस महीने नहीं आएगा, तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि घर का माहौल बहुत अजीब किस्म का हो गया था। बहू की वजह से मैं समझ गई थी कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। शुरू में वो अच्छी बन गई और अब अपनी असलियत दिखा दी, लेकिन ये वलीमे वाला जोड़ा पहनने वाले मुतालिक मुझे उसकी अभी तक समझ नहीं आई थी। जो जोड़ा मैंने उसे वलीमे में दिया था वैसा ही एक जोड़ा मैंने फिर से ले लिया और सोचा कि इस बार मैं ये राज जान कर रहूँगी कि वो ऐसा क्यों करती है। जब वो नहाने के लिए चली गई और जोड़ा दीवार पर टांग दिया तो मैंने चुपके से जोड़ा तब्दील कर दिया। उसने दूसरे वाला सूट पहन लिया और थोड़ा बहुत शक हो रहा था, क्योंकि इसमें भून नहीं थी। फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। बातचीत तो उसने बंद कर रखी थी। मैं इसका जोड़ा ले आई और अपने कमरे में रख दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरी बहू ने मुझसे आकर कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मेके जा रही है। वो सिर्फ ये ऐलान करती हुई घर से निकल गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद मैं कमरे में आई और अलमारी खोलकर वो जोड़ा निकाला और उसे देखने लगी। मुझे ना जाने क्या सूझी, मैंने वो जोड़ा पहन लिया और फिर 2-3 दिन तक मैंने उसे पहने ही रखा। काफ़ी अरसे बाद मैंने इस किस्म का सूट पहना था तो मुझे अच्छा लग रहा था। बहू की तरह मेरा भी दिल नहीं कर रहा था तब्दील करने को। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म में खारिश शुरू हो गई है। रात को मैं सो गई, लेकिन सुबह तक खारिश इतनी बढ़ गई थी कि मेरा जिस्म मुझे सूजता हुआ महसूस हो रहा था। खारिश की वजह से मैं नहाने चली गई और जोड़ा तब्दील किया, लेकिन खारिश बढ़ती ही चली गई। मेरा जिस्म लाल होता जा रहा था और फूलता जा रहा था, न जाने क्यों। मेरी बहू वापस आ गई और मेरा बेटा भी वापस आ गया।
न जाने मेरी बहू ने मेरे बेटे से क्या कहा था, जो मेरा बेटा भी अब मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा था। 2-3 दिन रहने के बाद अमजद वापस चला गया। वो एक बहुत बड़े बंगले में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करता था। वो लोग उसे बहुत अच्छी तनख्वाह देते थे, लेकिन उसे छुट्टियां बहुत कम मिलती थीं। जब 1 महीना पूरा हो गया तब मेरी बहू ने वो सूट तब्दील किया, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती चली गई और मेरा जिस्म, खासकर मेरा पेट बड़ा होने लगा। और मैं समझ गई कि जब से मैंने वो सूट पहना था तब से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यानी कि इस सूट में कुछ था, कोई तो राज था जो मेरी बहू से नहीं बदल रही थी। तुम जादूगर हो, तुमने जादू किया है मुझ पर, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। बताओ कौन से पीर बाबा से तवीज़ लेकर आई हो जो मेरी ये हालत हो गई है। जब मेरा ज़ब्त जवाब दे गया तो मैंने हाथ जो के सुर्ख हो चुका था और फूल चुका था। वो अपनी बहू को दिखाते हुए कहा, अम्मा खुदा खुदा करो, मैं क्यों तुम पर जादू करूंगी। मेरी बहू ने सर पकड़कर कहा, तो फिर मेरी ऐसी हालत क्यों होती जा रही है। जब से तुम आई हो तब से मेरे साथ ये सब हो गया है। मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझती थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो। मैंने राबिया से कहा, अम्मा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम कह रही हो कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। राबिया को मेरी बात बुरी लगी। उसने आगे से ये जवाब दिया, जब से मैंने तुम्हें सूट तब्दील करने का कहा तब से तुमने मुझसे बातचीत बंद कर दी। कैसे मालूम है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। हमारी बहस बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने सूट का जिक्र किया तो राबिया के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। तो फिर मुझे लगा अब तो दाल में वाकई कुछ काला है। आखिर ऐसा क्या था इस सूट में जिसके जिक्र से राबिया की ऐसी हालत हो जाती है और उसे चुप लग जाती है। मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ख्वाहिश तो अब कम हो गई थी, लेकिन मेरा पेट फूलता जा रहा था। गांव में एक लेडी डॉक्टर ने छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। मैं शाम को उसके पास गई और अपना चेकअप करवाया। आगे से उस डॉक्टर ने ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मैं घर वापस आ गई और कांपने लगी। मुझे बुखार चढ़ गया। सारी रात मैं बुखार में तपती रही। मैंने खुद को कंबल में छुपा दिया। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरी बहू एक बार फिर से मुझसे नाराज़ हो चुकी थी और मेरी अना भी गवारा नहीं कर रही थी कि मैं उसे मदद के लिए पुकारूं। मैं तो बस डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे जो भी कहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था, और ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। मैं बुखार में तप रही थी और सो गई। सुबह देर से उठी, उठने की हिम्मत की तो चक्कर आने लगे। मैं फिर से गिर गई बिस्तर पर। बेबसी से मेरा दिल किया कि मैं राबिया को आवाज़ दूं कि मुझे दवाई दे, मुझे चाय नाश्ता दे। मेरी हालत गैर हो रही है, लेकिन मैंने उससे नहीं कहा। सोचा अगर उसे एहसास होता तो वो खुद आती मेरे पास। दोपहर तक जब मैं पड़ी रही तब राबिया मेरे पास आई। वो शायद समझ गई थी कि मेरी सेहत सही नहीं है। अम्मा तुम ठीक तो हो ना, नाश्ता कर लो। राबिया ने चाय पराठा मेरे सामने रखते हुए कहा। मेरा भूख से बुरा हाल था। मैंने फ़ौरन खाना शुरू किया तो मेरी हालत मुझे कुछ बेहतर महसूस हुई। अम्मा तुझे तो बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं, आवाज़ दे देती मुझे। मैं समझी तुम मुझसे नाराज़ है, इसलिए कमरे से बाहर नहीं निकल रही। राबिया ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए परेशानी से कहा। तो मैं उसकी इस बात पर हैरान हूँ। तुझे अगर मेरी फ़िक्र होती तो मेरी खैर खबर लेती, मैंने नाराज़गी वाले अंदाज में कहा। फ़िक्र है तो आई हूँ ना, राबिया ने मुझे लाजवाब कर दिया था। बाकी वो सच कह रही थी। वो मेरे पास आई, वरना मुझे तवक्का नहीं थी। मैंने देखा तो शायद रात को डॉक्टर के पास गई थी। बताऊं अम्मा डॉक्टर ने क्या कहा। उसके सवाल पर तो जैसे मैं परेशान हो गई। मैं कैसे उसे बताती कि डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा, और अगर मैंने बता दिया तो मेरे मुताल्लिक़ क्या सोचेगी और फिर अमजद को बता देगी और मेरी कितनी बदनामी होगी इस इलाके में। बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी बहू को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर अमजद भी आ गया 2 दिन के लिए। अम्मा मुझे तेरी हालत सही नहीं लग रही, चल मेरे साथ, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। अमजद ने कहा तो मेरी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। अगर डॉक्टर ने मुझे देखने के बाद अमजद के सामने भी वही बात दोहराई जो उसने मुझसे की थी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अमजद मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो उसने भी अमजद के सामने वही बात दोहराई जो मुझसे कही थी।
डॉक्टर की बात सुनकर अमजद गुस्से में आ गया और मुझे घर ले आया। घर आते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुझे एक पारसा औरत समझता था। मेरी माँ थी तो और तो ऐसे कैसे कर सकती है। अमजद गुस्से में आपे से बाहर हो गया। राबिया फौरन आ गई। क्या हुआ अमजद, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? उनकी हालत क्या है, बताओ तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा? राबिया ने कहा तो अमजद ने गुस्से से राबिया की तरफ देखा। डॉक्टर ने जो भी कहा वो मैं दोहरा नहीं सकता, अमजद ने कहा और फूट फूट कर रोने लगा, बच्चों की तरह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर। फिर उसने सब सच्चाई राबिया को बताई। तो मुझे लगा कि शर्म के मारे मैं ज़मीन में गड़ जाऊंगी तो बेहतर था। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा तो बेवा है और इस उम्र में वो कैसे हामला हो सकती है बिना शोहर के? राबिया ने हैरान होकर कहा। तो क्या डॉक्टर झूठ बोल रहा है? वो क्यों झूठ बोलेगा, जबकि वो डॉक्टर है। उसने अल्ट्रासाउंड किया और यही बताया कि मेरी माँ। अमजद कहकर फिर से रोने लग गया तो राबिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप करवाना चाहा। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तुम्हारी बीवी जादूगरनी है या किसी जादूगर के पास जाती है। मैं उस पर फूट पड़ी उन दोनों के सामने। तो दोनों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कैसी बातें कर रही हो अम्मा, ये मेरी बीवी है, कोई जादूगरनी तो नहीं। अमजद ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ अमजद, ये लड़की बहुत अजीब है। तुम्हारे जाने के बाद ये इतनी अजीबोगरीब हरकतें करती रही कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा तो अमजद ने सवालिया नज़रों से पहले मेरी तरफ देखा और फिर राबिया की तरफ। कैसी हरकतें अम्मा, खुलकर बताओ, अमजद ने परेशान होकर कहा। तुम जानते हो जो सूट मैंने उसे वलीमे में दिया था, उसने पूरा महीना वो सूट पहने रखा और जब मैंने उसे सूट तब्दील करने का कहा तो उसने मुझसे बातचीत ही बंद कर दी। फिर उसके बाद मैंने वैसा ही एक सूट बनवाया और उस सूट की जगह रख दिया। उसका वाला सूट मैंने पहनकर देखा और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। इस सूरत में मैं ज़रूर इसमें कोई जादूगर करवा के रखा हुआ था। मैंने कहा तो अमजद ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा और उसकी बीवी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या माँ सच कह रही हैं? तुमने वाकई वलीमे वाला सूट सारा महीना पहने रखा? अमजद ने अपनी बीवी से सवाल किया तो उसके चेहरे का रंग एक बार फिर से उड़ गया। देखा देखा तुमने अमजद, जब भी मैं इस सूट का जिक्र करती हूँ इसकी यही हालत हो जाती है। अब देखो फिर से इसकी यही हालत हो गई है। ये जादूगरनी है और इसने हमारे घर पर जादू करवाया है और ये सब उसी का नतीजा है। मैंने अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कि बहुत फूल चुका था। राबिया खौफजदा सी अमजद और मुझे देखने लगी। उसका इस किस्म का रद्दअमल देखकर अमजद भी शक में पड़ गया। अम्मा सच कह रही है, मैंने वाकई वो सूट पूरा महीना पहन रखा, लेकिन यकीन करो मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ और ना ही तो मैंने इस घर पर कोई जादू करवाया है। राबिया ने जवाब दिया। तो फिर जवाब दो कि क्यों तुमने सारा महीना सूट पहने रखा और इसको पहनने के बाद मेरी ये हालत क्यों हुई? मैंने गुस्से से कहा तो उसने बताना शुरू किया। असल में मैं अमजद से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। फिर मैंने ये मन्नत मानी कि जब मैं अमजद से निकाह कर लेगा तो मैं अपनी शादी वाला सूट पूरा महीना पहन रखूँगी। हमारी शादी का तो कोई फंक्शन नहीं हुआ, अलबत्ता वलीमे वाला हुआ तो मैंने वलीमे का सूट ही पहन लिया और ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, मगर आपने पूछा तो मैंने बता दिया। राबिया ने जवाब दिया, मगर हम दोनों को इस बात का यकीन नहीं आया।